हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिक इन दी साइंस चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान है, जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपके दो पार्ट लगते हैं। एक आपका है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आज हम समकालीन विश्व राजनीति के वाले भाग के चौथे पाठ को पढ़ने वाले हैं। चौथे पाठ का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी इसके 3 पाठ तक वीडियो डाली जा चुकी है। यदि आप उसको ना देखो तो एक बार उसको देख लें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस रहता है तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है और जल्दी से समझ में भी आता है। साथ ही साथ यदि आप चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पाठ 4 का प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है तिथि बेब हिसाब से इन सबको क्रम दें। मतलब जो पहले आया उसको क्रम में रखें। तो पहला आपका आता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, दूसरा आता है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, और तीसरा आता है यूरोपीय संघ की स्थापना, और चौथा आता है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। तो ये आपका क्रम होता है। आपका पहला आपको पहले आ जाएगा, पहले नंबर पर दूसरा, फिर आपका ये दूसरे नंबर पर चौथा, फिर तीसरे नंबर पर आपका तीसरा नंबर ही रहेगा, और चौथे नंबर पर आपका पहला आ जाएगा, ये चौथे नंबर पर। तो ये आपका क्रम ही यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आसियान वे या आसियान शैली क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आसियान वेब सदस्य देशों की जीवन शैली है। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो इसका उत्तर जो होगा आपका क्या होगा, ख नंबर। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। अगला देखिए, तीसरा इसमें है इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। क्या चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका। तो उत्तर होगा आपका चीन। चौथा प्रश्न है खालिस्तान की पूर्ति मतलब भरें। पहला है 1992 में भारत और चीन के बीच डैश डैश और डैश डैश को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई। तो इसमें हो जाएगा चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुल इलाकों और लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। ठीक है ना। दूसरा है आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में, यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक विकास को तेज करना, यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना शामिल है। इसमें हो जाएगा चीन ने 1972 में किसका, अमेरिका के साथ 2 तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। घ नंबर में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। अंगा नंबर पर हो जाएगा डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा आसियान सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्यों की सुरक्षा के मामले को देखता है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का। ये पहले का हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्षेत्रीय संगठनों को बनाने बेफ उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर देखते हैं। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाना। दूसरा, क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास लाना। तीसरा, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। चौथा, अन्य देशों के साथ सहयोग करना।
5वां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। 6वां एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझ बूझ व सहृदयता विकसित करना। और है 7वां अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। ओके। 6वां प्रश्न है भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। इसका उत्तर होगा भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर सकारात्मक असर पड़ता है। भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज एवं भाषाएं समान होती हैं, जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग एवं संगठन की भावना पैदा होती है। क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में शत्रुता एवं युद्ध की भावना न होकर बंधुत्व एवं शांति की भावना होती है। ओके। अगला प्रश्न है 7वां आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। तो देखिए आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला, आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। दूसरा, हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। तीसरा, आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है। ओके। 8वां प्रश्न है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। तो देख लेते हैं मुख्य स्तंभ क्या क्या है। तो आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ है। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। तीसरा, आसियान सामाजिक। तो देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय के जो उद्देश्य है वो है, यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकरावों को दूर करता है। आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य है, आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आसियान सामाजिक का मुख्य उद्देश्य जो होता है सांस्कृतिक समुदाय, यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। तो ये हो जाएगा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। 3 स्तंभ थे और तीनों के उद्देश्य हो गए। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। तो उत्तर होगा आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर को प्राप्त करना है। चीन ने वर्तमान समय में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है। चीन ने थोक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुख बनाया। चीन ने 1982 में कृषि एवं 1998 उद्योगों का निजीकरण किया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था के अपेक्षा अधिक खुलापन लिए हुए है। ओके। 10वां प्रश्न है किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद भी अपनी परेशानियां सुलझाई। संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो उत्तर होगा यूरोपीय संघ ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत, सहयोग एवं परस्पर विश्वासों के आधार पर अपनी परेशानियां दूर किया। यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के अधीन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय देशों ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की। 1957 में इन देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना की। ओके। 11वां प्रश्न है यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो उत्तर होगा यूरोपीय संघ को निम्नलिखित चीज़ें एक
प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। पहला, यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। दूसरा, यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस एवं मुद्रा है जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। ये सभी तत्व यूरोपीय संघ को प्रभावी क्षेत्र को एक प्रभावशाली संगठन बनाने में मदद करते हैं। तो ये रहा आज के आपका। एक और प्रश्न है, नहीं अभी और है, चलिए देखते हैं। 12वां प्रश्न जो है, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों को पुष्ट करें। भारत तथा चीन विश्व की उभरती हुई दो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय समय पर यह कहा जाता है कि चीन एवं भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। उसके पास परमाणु शक्ति है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। इसके साथ चीन बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो कुछ समीक्षक भारत को आने वाले समय की महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने संचार तकनीक, विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से किसी भी देश से अधिक उन्नति की है। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है तथा भारत एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया है। अतः कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चीन एवं भारत एक पक्षीय विश्व को चुनौती दे सकती है। ओके, 13वां प्रश्न है, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर होगा, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व में शांति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है। इन दोनों शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व शांति एवं समृद्धि के लिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आवश्यक है। अतः अधिकांश महाद्वीपों में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हुए हैं, जैसे यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसिया तथा सार्क। ये संगठन संबंधित देशों के आर्थिक विकास को अधिक बढ़ावा देने तथा उन्हें युद्ध से दूर रखते हैं ताकि क्षेत्र एवं विश्व में शांति बनी रहे। 14वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच विवादों के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए उन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। तो उत्तर होगा, भारत तथा चीन दो पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के मध्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव भी पैदा करते हैं। पहला, सीमा विवाद। भारत चीन के बीच सबसे तनावपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। उस समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे भारत आज भी चीन अपना क्षेत्र बताता है। दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा वह रेखा है जो भारत और चीन के क्षेत्रों की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों की एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 तक चीन ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, किंतु 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया था। तीसरा है, चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की, जिनका प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता है। इसके लिए भारत ने कई बार चीन से अपना विरुद्ध जताया। चौथा है, भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। चीन को सदैव इस बात की आपत्ति रही कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है।
भारत और चीन के सहयोग के लिए सर्वप्रथम अपनी सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को इस प्रकार का रास्ता निकालना चाहिए जो दोनों देशों को मंजूर हो। चीन को मैकमोहन रेखा के विषय में भारत से सहयोग करना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करती है, अतः चीन को पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। दलाई लामा के विषय में पर भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा सर्वमान्य उपाय निकालना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा ही इस क्षेत्रों का विकास हो सकता है। ओके, तो ये रहा आज का आपके पाठ 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का प्रश्नोत्तर, जिसमें 14 प्रश्न हैं कुल मिलाकर के। तो आप इस वीडियो को देख चुके हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करिए जिसे, और साथ ही यदि आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल में आपको हिंदी, इंग्लिश, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तभी आपको इन वीडियो का क्या होगा, लिंक मिलता जाएगा, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह आप पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।